नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषयों की सूची आपके समक्ष है। आज के सत्र में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोविड-19 की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था के पुनः प्रभावित होने से, और फिर हम कोविड-19 की दूसरी लहर में दवाइयों की कालाबाजारी से संबंधित एक अन्य एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे पर्यावरणीय कराधान की, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट के कॉरपोरेट ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर उत्तरदायी से संबंधित एक अन्य एडिटोरियल को देखेंगे। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे और आपको उत्तर संरचना भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। यह है पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह संदर्भित है कोविड-19 की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था के पुनः प्रभावित होने से। उल्लेखनीय है कि भारत कोविड-19 के प्रभाव के चलते वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही नकारात्मक समृद्धि दर का सामना कर रहा है, जिसमें यह देखा गया कि 2020-21 वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में लगभग 8% की गिरावट संभावित है। हालांकि आने वाले वर्ष 2021-22 में यह अनुमानित किया जा रहा था कि आर्थिक गतिविधियों के बेहतर होने के चलते अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हालांकि हाल में जिस प्रकार से दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, वह निश्चित ही पूर्व के अनुमानों को गलत साबित कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा विविध प्रकार के जीडीपी संबंधी अनुमान लगाए जा रहे थे। इसमें इस वित्तीय वर्ष में वास्तविक जीडीपी में क्रमशः 12.5, 10.5% समृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा था। मूडीज के द्वारा भी इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ को 9.3% आकलित किया गया था। हालांकि वर्तमान में जिस प्रकार से लगातार राज्यों के द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कोविड-19 की दूसरी लहर अपने नकारात्मक प्रभाव को दर्शा रही है, तो निश्चित ही इन सभी अनुमानों के और भी नीचे जाने का अंदेशा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 8.7% तक भी समृद्धि दर हासिल करती है, तब भी अर्थव्यवस्था 2019-20 के स्तर पर ही बनी रहेगी, जिसे और आगे ले जाने के लिए हमें और अधिक प्रयासों को करना होगा। विशेषज्ञों द्वारा यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस काल अवधि में जीडीपी में गिरावट के साथ ही कराधान और गैर कराधान संबंधी प्राप्तियां हैं, वह भी प्रभावित होंगी, जिससे आगे चलकर राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है। बजट अनुमानों के अनुसार 2021-22 में सकल व कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगभग 22.2 लाख करोड़ और 15.4 लाख करोड़ अनुमानित किया गया था। हालांकि आगे इसमें और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र सरकार के कुल कर राजस्व में लगभग 0.6 लाख करोड़ की कमी संभावित है, जो और भी स्थितियों को खराब कर सकता है। कर राजस्व के समान ही केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में भी कमी आने की आशंका है। बजट अनुमानों के अनुसार इसे क्रमशः 2.4 लाख करोड़ रुपए और 1.9 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ की कमी आ सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि इस पूरी अवधि में सरकार को मात्र राजस्व के मोर्चे पर ही लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है, जो सरकारों की राजस्व की क्षमता को बेहद सीमित कर सकता है। राजस्व में कमी के चलते सरकारों के राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि होगी। 2021-22 में इसे लगभग 6.76% अनुमानित किया गया था। हालांकि 2021-22 में यह आगे बढ़कर 7.7% तक जा सकता है और इसकी पृष्ठभूमि में अब यह बेहद आवश्यक हो गया है कि सरकारों को अपने
वित्तीय रोड मैप को फिर से बनाया जाना चाहिए। इस पूरी पृष्ठभूमि में हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से कोविड-19 की वर्तमान दूसरी और तीसरी लहर की पृष्ठभूमि में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनीकृत किया जा सके, इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र में भी खर्च को बढ़ाना होगा। इसमें न केवल अस्पतालों की संख्या को बढ़ाना होगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई और कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा 2021-22 के बजट में इसके लिए लगभग 71,269 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसमें लगभग 2508 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च था। हालांकि 2020-21 में यह कुल स्वास्थ्य खर्च लगभग 78,866 करोड़ था, जो इस बात को दर्शाता है कि कोरोना काल में भी इसमें लगभग 7,597 करोड़ की कमी देखी गई है, जिसे हमें निश्चित ही बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल से संबंधित अन्य प्रशासनिक स्टाफ को भी बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा और इसमें मुख्य रूप से हमें समाज के सुभेद वर्ग जैसे कि प्रवासी मजदूर, शहरी गरीब, शहरी और ग्रामीण बेरोजगार जनसंख्या को भी प्रत्यक्ष आय समर्थन दिया जा सके, इसके लिए कार्य करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था कोरोना के प्रभाव से और ज्यादा डैमेज ना हो, इसके लिए हमें व्यापक वैक्सीनीकरण को भी अपनाना होगा और इसके लिए कम से कम हमें 65,108 करोड़ रुपए आवंटित करने होंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र के द्वारा इसके तहत कुल बजट आवंटन 35,000 करोड़ रुपए रखा गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हमें 12 साल से अधिक कुल जनसंख्या 109 करोड़ को वैक्सीनीकृत करना है तो निश्चित ही हमें इससे ज्यादा आवंटित करना होगा, जो कम से कम 65,108 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। इसमें भी राज्यों के बजाय केंद्र सरकार को ही आगे बढ़कर कार्य करना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बहुत सारे राज्य अपने स्तर से वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल टेंडर आदि निकाल रहे हैं, किंतु विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों के बजाय यदि केंद्र ग्लोबल टेंडर को निकाले तो निश्चित ही वह कम कीमत पर वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से वैक्सीन की आपूर्ति राज्यों को करेगा और इससे एक सार्वत्रिक प्रकार के वैक्सीनीकरण कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। निश्चित ही कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी की हैं, किंतु यदि हम एक निश्चित योजना के अनुसार इससे निपटें तो निश्चित ही इसके संदर्भ में ज़्यादा बेहतर उपायों के साथ हम सामने आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ यानी स्वास्थ्य से है। यह केंद्रित है कोविड-19 की दूसरी लहर में दवाइयों की कालाबाजारी के संदर्भ में। कोविड-19 की दूसरी लहर में यह देखा गया है कि अनेक दवा उत्पादों की मांग असमानुपातिक रूप से बढ़ी है। इसमें रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब दवा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ी है। हालांकि बाजार में इसकी आपूर्ति चूंकि मुख्य रूप से सरकार के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है और चूंकि सरकारों पर पहले से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यधिक दबाव बना हुआ है, इससे मांग के अनुरूप दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं हो पाई है, जो कालाबाजारी के लिए अवसर प्रदान कर देती है। अनेक राज्यों में इसके संदर्भ में यह देखा गया है कि पुलिस ने कालाबाजारी को रोके जाने के संदर्भ में कार्रवाई की है, जैसे कि कानपुर में, हरियाणा में, अहमदाबाद आदि। लेकिन इसके संदर्भ में दीर्घकालिक आधार पर हमें कार्रवाई करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर ही हमें कुछ ऐसे उपायों को अपनाना होगा जिसके माध्यम से हम भविष्य में इस प्रकार की कालाबाजारी को रोके जाने के संदर्भ में प्रयास कर सकें। इसके लिए हमें दवाओं आदि की कालाबाजारी को
को जघन्य अपराध के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसके संदर्भ में पुलिस और न्यायालय द्वारा भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार भी इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इसके संदर्भ में कार्य करना होगा। हमें ऐसे प्रशासनिक तंत्र और तृतीय पक्ष की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना होगा जिस पर जनता का विश्वास हो। इसमें हम नागरिक समाज संगठनों और एनजीओ आदि को साथ लेकर आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं और सरकारों द्वारा इस प्रकार के स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने स्तर से ट्रेन किया जा सकता है और इस प्रकार की आपदा आदि से निपटने के संदर्भ में बेहतर तरीके से कार्यवाही की जा सकती है। हमें यह भी देखना होगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से भारत में प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रकार का एलीट वीआईपी कल्चर विद्यमान है, वह स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विद्यमान हो गया है, जिसके द्वारा अपने लिए प्राथमिकता के आधार पर हॉस्पिटल बेड्स, आईसीयू बेड्स और दवाएं और इंजेक्शन की आपूर्ति को पहले सुनिश्चित करने के लिए कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के एलीट वीआईपी कल्चर से संबंधित कुप्रथाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में दूर करने के लिए कार्य किया जा सके, इसके लिए हमें प्राथमिकता से पहल करनी होगी और साथ ही साथ ऐसे लोगों द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए भी कार्यवाही को करना होगा। सरकारों द्वारा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह यथासंभव रूप से विदेशों से भी दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करे और यदि सरकार इन सभी उपायों के माध्यम से एक बेहतर आपूर्ति तंत्र बना पाने में सक्षम होती है तो निश्चित ही इसके संदर्भ में काफी तत्परता से कार्य किया जा सकता है और जो इस समय मांग और आपूर्ति के मध्य एक प्रकार का अंतराल देखा जा रहा है उसको दूर किए जाने के संदर्भ में भी हम तत्परता से कार्य कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसे आप कुछ अर्थों में अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह केंद्रित है पर्यावरणीय कराधान पर। भारत द्वारा 2020 से ही कोविड-19 की समस्या का सामना किया जा रहा है। यूं तो भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक वित्तीय उत्प्रेरण पैकेज दिया है। हालांकि इसकी तुलना में जिस प्रकार से भारत सरकार के राजस्व में कमी देखी जा रही है, वह भारत सरकार के राजकोषीय घाटे को भी बढ़ाने वाला है। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के राजकोषीय घाटे को जीडीपी का लगभग 9.5% अनुमानित किया गया है और 2021-22 में भी इसका 6.8% अनुमान लगाया गया है। जिस तरीके से राजस्व में कमी आ रही है, साथ ही साथ भारत के समक्ष स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने की भी चुनौती है, उसका निपटारा किस प्रकार से किया जाए यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। WHO के अनुसार भी स्वास्थ्य क्षेत्र में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भारत में सर्वाधिक है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का सामना करने के लिए भारतीय जनता को अपनी आय से खर्च करना पड़ता है और उसे इसकी तुलना में किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ अथवा स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। WHO के अनुसार इस प्रकार का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वैश्विक अनुपात से भी ज्यादा है, जिसमें लगभग देश की 17.33% जनसंख्या अपनी कुल आय का 10% से भी अधिक स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में और भी ज्यादा है। यह जो औसत है वह निश्चित रूप से वैश्विक रूप से भी काफी अधिक है, जो वैश्विक रूप में 12.67% ही है। इसकी तुलना में लगभग 3.9% जनसंख्या अपनी कुल आय का 25% से अधिक स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो 4.34% है, जो न केवल गरीबी को बढ़ाता है, साथ ही साथ यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि हमें इसे कम करने के लिए
निश्चित रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का ये कहना है कि यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी खर्च को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर लगभग 2.5% से लगभग 3% तक करें तो इस स्थिति में होने वाला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगभग 65% से घटकर 30% तक लाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए हमें कई और कराधान उपायों से इस स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीयन को बढ़ाना होगा, जिसके लिए पर्यावरणीय वित्तीयन एक महत्वपूर्ण उपाय है। इस प्रकार के स्वास्थ्य वित्तीयन को किए जाने के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि भारत को पर्यावरणीय संदर्भों में कराधान उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें विविध प्रकार के पर्यावरणीय विनियमन को भारत में लागू करना होगा। जब हम बात करते हैं पर्यावरणीय विनियमन की, तो इसके संदर्भ में हमें यह बात ध्यान में रखनी होती है कि जब हम पर्यावरणीय बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए और किसी उत्पाद विशेष की पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके संदर्भ में कराधान नीतियों को अपनाते हैं, तो इसको हम एक रूप में पर्यावरणीय विनियमन के रूप में जानते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार के उपायों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि कमांड एंड कंट्रोल के माध्यम से विविध प्रकार के आदेशों को जारी किया जाना। इसके अलावा केंद्र सरकार चाहे तो विविध प्रकार के आर्थिक नियोजन, शहरी नियोजन आदि के माध्यम से भी इसे अपना सकती है और साथ ही साथ सरकार किसी क्षेत्र विशेष में अथवा किसी आर्थिक गतिविधि आदि के क्षेत्र में भी पर्यावरणीय टैक्स अथवा इको टैक्स को लगा सकती है। इसके तहत सरकार चाहे तो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन की मात्रा की उच्चतम सीमा को निर्धारित करने के माध्यम से कैप एंड ट्रेड आदि को सुनिश्चित कर सकती है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष द्वारा एक निश्चित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन किए जाने की स्थिति में उसका व्यापार किया जा सकता है और इस प्रकार की कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देकर भी पर्यावरणीय विनियमन को सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत में इस प्रकार के पर्यावरणीय कर को लगाए जाने के संदर्भ में हमें अनेक प्रकार के प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमें व्यापक नीति नियोजन को बनाना होगा और साथ ही साथ पर्यावरणीय कर को लगाए जाने की स्थिति में इसकी दर का निर्धारण किसी आर्थिक गतिविधि द्वारा समाज में लाई जाने वाली नकारात्मक बाध्यताओं को ध्यान में रखकर करना होगा। साथ ही साथ उस आर्थिक गतिविधि की नकारात्मक सामाजिक लागत को भी ध्यान में रख के कार्य करना होगा और उसी के अनुसार हमें कर का निर्धारण करना होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, तो इस नकारात्मक प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जा सके, इसमें भी पर्यावरणीय कर की काफी सकारात्मक भूमिका हो सकती है। पर्यावरणीय कर सुधारों के संदर्भ में मुख्य रूप से 3 पूरक गतिविधियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें हमें ऐसी विद्यमान सब्सिडियों को समाप्त करने के लिए कार्य करना होगा जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। साथ ही साथ विद्यमान कराधान उपायों को भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुनः संरचित करने के लिए कार्य करना होगा। यदि हम इस प्रकार के पर्यावरणीय कराधान उपायों को लगा सकें तो निश्चित ही इस प्रकार के पर्यावरणीय कराधान से हुई राजस्व प्राप्तियों को हम विद्यमान स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं और इसके माध्यम से कोविड-19 के बढ़े हुए खर्चों का सहज रूप से वहन किया जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में इस प्रकार के कर को लगाया जाना संभव है, जैसे कि हम परिवहन क्षेत्र में वाहनों की ईंधन कुशलता को ध्यान में रखते हुए उनको विभेदित कराधान प्रणाली के तहत ला सकते हैं। साथ ही साथ हम ऊर्जा क्षेत्र में भी अधिक प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर कर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें कचरे से ऊर्जा सृजन करने के उपायों पर बल देना होगा और इसको हमें कर मुक्त बनाने के लिए भी प्रयास करना होगा। पर्यावरणीय कराधान को सरल बनाने के दृष्टिकोण से हमें पर्यावरणीय कराधान नीति नियमों को जीएसटी व्यवस्था का भी भाग बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पर्यावरणीय कराधान के संदर्भ में अनेक विद्वानों द्वारा यह बात अवश्य कही गई है कि इसका विद्यमान कराधान क्षमता व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी बढ़ सकते हैं।
हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति ज़्यादा लंबे समय तक विद्यमान नहीं रहती है, क्योंकि यूरोप में इसके कई रूप लगाए गए हैं, जिसके तहत कार्बन टैक्स के हम कई उदाहरण देखते हैं। बावजूद इसके यूरोप में इस प्रकार के कर को लगाए जाने के बावजूद इसका जीडीपी पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है और इसकी तुलना में इसका सकारात्मक राजकोषीय परिणाम और गरीबी उन्मूलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार निश्चित ही हमें भारत में पर्यावरणीय कराधान व्यवस्था और पर्यावरणीय विनियमन को लागू किए जाने के संदर्भ में अग्रगामी तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, जिसका हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित ही सकारात्मक राजकोषीय परिणाम होगा और साथ ही साथ इसका गरीबी उन्मूलन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए एक निर्णय से, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर को भी उत्तरदायी मान लिया है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से लेनदारों, जिनमें आमतौर पर वित्तीय संस्थान और बैंक शामिल होते हैं, उनको भारतीय दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ जाने की अनुमति दी थी। हालांकि केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को बरकरार रखा है और अदालत ने यह कहा है कि व्यक्तिगत गारंटरों और उनके कॉरपोरेट देनदारों के बीच एक आंतरिक संबंध है, जिसके संदर्भ में व्यक्तिगत गारंटरों की भी जिम्मेदारी बनती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के निर्णय के बाद ऋणदाताओं को अब व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्राप्त होगी, जो आमतौर पर बड़े व्यापारिक घरानों के प्रमोटर होते हैं। साथ ही साथ तनावग्रस्त कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए भी वह गारंटी देते हैं। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनेक सकारात्मक प्रभाव भी भविष्य में हो सकते हैं, जैसे कि बैंक ऋणों की वसूली आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ अब दिवालापन संहिता भी बेहतर ढंग से संचालित हो पाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अनेक व्यक्तिगत गारंटीकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जिनके द्वारा अनेक कंपनियों के संदर्भ में गारंटी दी जाती है, लेकिन जब कंपनी डूब जाती है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिससे बैंकों के पैसे डूब जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब पर्सनल गारंटी देने वाले व्यक्तियों को भी इसके संदर्भ में बाध्यकारी बनाया जा सकेगा, जिससे न केवल ऋणों की वसूली आसान हो पाएगी, अपितु इसका अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि हम बात करें दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी 2016 के बारे में, तो इसे असफल व्यवसायों की समाधान प्रक्रिया रेजोल्यूशन प्रोसेस को सुव्यवस्थित और तेज करने के उद्देश्य से अनेक कानूनों के स्थान पर 2016 में अधिनियमित किया गया था। आईबीसी संहिता अनेक मौजूदा विधायी ढांचे के प्रावधानों को समेकित करती है, ताकि सभी वर्गों के देनदार और लेनदारों के लिए दिवाला समाधान के संदर्भ में एक साझा मंच तैयार किया जा सके। यह संहिता दिवाला के समाधान की सुविधा के लिए अनेक संस्थानों का भी निर्माण करती है, जिसमें दिवाला पेशेवर और दिवाला पेशेवर एजेंसियां महत्वपूर्ण हैं। दिवाला पेशेवर लाइसेंस शुदा पेशेवरों का एक विशेष संवर्ग है, जो समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन, देनदार की संपत्ति का प्रबंधन और लेनदारों को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर दिवाला पेशेवर एजेंसियां ऐसी एजेंसियां होती हैं जिसमें दिवाला पेशेवर पंजीकृत होते हैं और साथ ही साथ इस प्रकार की एजेंसियां दिवाला पेशेवरों को प्रमाणित करने और उनका प्रदर्शन जांचने के लिए आचार संहिता लागू करने के संदर्भ में परीक्षा भी आयोजित करती हैं। आईबीसी के तहत सूचना उपयोगिताएं यानी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का भी गठन किया गया है, जो लेनदारों को देनदार द्वारा उन्हें दिए गए ऋण की वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से बाध्यकारी बनाती हैं और इस प्रकार की जानकारी में ऋण देनदारियों और चूक आदि के रिकॉर्ड शामिल होते हैं। आईबीसी के तहत निर्णायक प्राधिकरणों को भी स्थापित किया गया है, जिसमें समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही का निर्णय कंपनियों के लिए राष्ट्रीय
कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT द्वारा लिया जाता है और व्यक्तियों के संदर्भ में यह है ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से अधिकारियों के कर्तव्यों में समाधान प्रक्रिया शुरू करने, दिवाला पेशेवर नियुक्त करने और लेनदारों के अंतिम निर्णय को मंजूरी देना भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसमें दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की भी स्थापना की गई है, जिसके तहत स्थापित दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं आदि का विनियमन किया जाएगा। और इस बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक RBI और वित्त, कॉरपोरेट मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से IBC के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि भारत में दिवाला और दिवालापन प्रक्रिया को बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब ये आशा की जा रही है कि इसके संदर्भ में जो गारंटीकर्ताओं के कर्तव्य थे उनको भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान महामारी की स्थिति में बजट स्तर पर कुल व्यय की रक्षा करना और सामूहिक टीकाकरण महत्वपूर्ण है, चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान कोविड-19 भयावहता में वित्तीय हेतु पर्यावरणीय वित्तीय सुधारों से न केवल प्रदूषण कम होगा अपितु स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए भी संसाधन उत्पन्न होंगे, व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में भूमिका में आप भारत में कोविड-19 की भयावहता का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप कोविड-19 की दूसरी लहर के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को स्पष्ट करेंगे। इसमें आप GDP समृद्धि दर, कर व गैर कर राजस्व, राजकोषीय घाटे पर प्रभाव को आंकड़ों के साथ स्पष्ट करेंगे और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रभावों से बचाए जाने के संदर्भ में कुछ नवाचारी उपायों की भी चर्चा करेंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना में आप भूमिका में वर्तमान कोविड-19 महामारी में स्वास्थ्य क्षेत्र में आउट ऑफ पॉकेट खर्च बढ़ने का सामान्य परिचय देंगे और फिर आप कोविड-19 महामारी वित्तीयन के लिए पर्यावरणीय वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर भी बल देंगे। इसमें आप पर्यावरणीय कर पद्धति को विविध उदाहरणों के साथ स्पष्ट करेंगे और भारत में इसे अपनाए जाने के संदर्भ में कुछ प्रमुख अग्रगामी सुझावों की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रारंभ की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।